मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कल के एग्ज़ाम रीड के पेपर में आए हुए थे। ठीक है, आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 30⁻⁻5 इंटू 5⁻12 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 6⁻⁻5। इसका बहुत ही आसान सा मेथड है। देखिए क्या करते हैं हम, 30⁻⁻5 इंटू 5⁻12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 625 इंटू 6⁻⁻5। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पावर माइनस की है, अगर पावर माइनस की न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे ताकि वो पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। अगर कोई टर्म जिसकी पावर माइनस में है और वो डिनोमिनेटर में है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जैसे देखिए हम क्या करेंगे, 5⁻12 अपॉन 625 इंटू 30⁻5 और ये 6 जो माइनस में यहाँ नीचे था इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, हमें पता है 5⁻5 को हम 12 टाइम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो क्या है, 5⁻12 इंटू 6⁻5। 625 को आप क्या लिख सकते हो, 5⁻4, ठीक है, इंटू 30⁻5, ठीक है, यही है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, 5⁻12 इंटू ये जो है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 5⁻4। जब भी हम पावर्स को ऊपर या नीचे करते हैं तो पावर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है, इंटू में 6⁻5 अपॉन 30⁻5, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो इन पावर्स को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8, 5⁸ इंटू 6⁵ अपॉन 30⁻5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी कि 8 बार हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, किसको, 5 को, क्योंकि पावर का मतलब तो यही होता है। 6⁻5 को भी हम क्या लिखेंगे, 6 × 6 × 6 × 6 × 6। इसको लिखने का जो इतना मैंने ओपन किया है ये, इसका मतलब ये है कि आपका इजीली कट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम 5⁸ को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 5⁻3, क्या बचा, 5⁻3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 6⁻2x + 1 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू 36, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। सेम उसी तरह से हम करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6⁻2x + 1 डिवाइड कर रहा है 216 को, बराबर है 36 के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 अपॉन 216, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 216 डिवाइड में, यही हमें गिवन है। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x + 1 अपॉन में 6 का क्यूब, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जब हम पावर्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, इंटू में 6⁻³ यही हो जाएगा। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बेस सारे बराबर हो गए तो हमारे पास क्या बचेंगी, सारी ऊपर की टर्म्स, सारी हमारे पास क्या बचेगी, ऊपर की टर्म। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 - 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये प्लस, ये माइनस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2। क्लियर। तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट का हमारा क्या था, 125। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये देखिए, बाय सब्ट्रैक्टिंग -5x² + 7y² - 4xy फ्रॉम 3xy + 2y² - 2x² वी गेट द एक्सप्रेशन। क्या करना है, इस टर्म को इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 93 का क्वेश्चन है ये। 3xy
प्लस 2y² माइनस 2x² माइनस करेंगे किसको, माइनस 5x² प्लस 7y² माइनस 4xy को। ठीक है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन माइनस का हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे इसको 3xy 2y² माइनस 2x²। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब देखो जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी आपके वेरिएबल सेम हैं उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन। xy xy, y² y², x। ठीक है, तो 3xy प्लस 4xy क्या हो जाएगा, 7xy। 2y² प्लस का है, माइनस का 7y² तो क्या होगा, माइनस 5² प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा आएगा, जो भी बिगर टर्म के, बड़ी टर्म के आगे जो भी साइन होता है हमारा वही साइन आंसर में आता है। ठीक है, माइनस 2x² प्लस 5x² प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के आगे, बड़ी टर्म कौन सी है, 5, तो यानी कि प्लस 3x²। तो हेयर इज़ द ऑप्शन 7xy माइनस 5² प्लस 3x², ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² आर कौन से, 3a प्लस 5b 3a माइनस 5b 3a प्लस 5b 3a माइनस 8b 3a माइनस 5b 3a प्लस 8b 3a प्लस 8b 3a माइनस 8b। अब देखिए सेम a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या, 40। क्लियर। ऐसे ही इसमें देखिए 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64b², हमें चाहिए क्या, 40। इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कौन सा, एक तो ये वाला ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। इसमें देखिए आपके पास क्या है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9a² माइनस 9ab माइनस 40b², यही दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है हमें। ठीक है, तो आप फैक्टर कैसे करोगे, हम फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं, बी। इससे करो 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 8b। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9a², 3a को 5b से करेंगे कितना आएगा, 15ab, 8b को 3a से करेंगे तो कितना आएगा, 24ab माइनस 5 और 8 40b²। ठीक है, तो क्या आ गया, 9a² प्लस माइनस माइनस साइन कौन सा, बिगर टर्म कौन सी है, 24 में से 15 गया, 9ab माइनस 40b²। तो हमारा यही क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज़। तो हमें ये बताना है अगर इस टर्म को x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन की क्या आएगी। देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 95 में x² प्लस 7x प्लस 10, इसको डिवाइड किससे करना है, x प्लस 2 से। सिंपली मेथड हम अप्लाई करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सेकंड थर्ड क्लास में सीखा हुआ है वही। x² चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2x आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो प्लस का करेंगे। x² से x² कैंसिल हो गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5x। साइन कौन सा आएगा, जो बिगर टर्म के सामने है, बिगर टर्म कौन सी है, 7x। ठीक है, प्लस 10 ये आ गया हमारे पास। अब x दिया हुआ है तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5x आ जाएगा, तो हम लो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 5x। अब 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। फिर से साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 5 हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, फर्स्ट का आपका ऑप्शन था क्या, बी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट चले आगे, नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, ये है आपका डिनोमिनेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर एक्सीड्स इट्स न्यूमिनेटर, एक्सीड कर रहा है न्यूमिनेटर बाय 8 से वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। ठीक है, इफ़ 70 एक्सीड मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इफ़ 17 इज़ एडेड टू द न्यूमिनेटर, अगर 17 ऐड कर दिया जाए न्यूमिनेटर में
एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए तो वी गेट द रेशनल नंबर 3/2, देन द रेशनल नंबर इज, तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या हुआ। सबसे पहले तो हमें पता है जो हमारी टर्म होती है वो क्या होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है हमेशा किस फॉर्म में, p/q, p/q। p को हम बोलते हैं क्या, इसको तो हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब ये क्या कह रहा है, अब हमने जो न्यूमिनेटर है ना उसको लेट कर लिया कि वो क्या है, x है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर एक्सीड इट्स न्यूमिनेटर बाय 8, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर कितना ले लिया, x अगर ले रहे हैं तो न्यूमिनेटर अगर x ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, 8 एक्सीड कर रहा है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब क्या कह रहा है, इफ़ 17 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, अगर अंश में 17 जोड़ा जाए, न्यूमिनेटर को हम क्या कहते हैं, अंश, तो हर में से एक घटाने पर, हर कौन सा है हमारा डिनोमिनेटर, इसमें से एक घटाने पर हमारी जो टर्म बनती है वो क्या बनती है, 3/2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास क्या आ रहा है, x + 17/x+7, 8 में से 1 गया 7 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो x + 17 से, 3 को मल्टीप्लाई करो x + 7 से, तो 2x + 34 इज इक्वल टू 3x + 21 आ गया, ठीक है। x वाली टर्म को एक साइड कर लो, बिना x वाली को एक साइड कर लो, 3x - 2x, यही 21 यहाँ प्लस का, इधर आएगा माइनस का, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 3x में से 2x जाएगा 1x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 13। x की वैल्यू क्या थी आपके पास, 13। x क्या था आपका, न्यूमिनेटर, x क्या था आपका, न्यूमिनेटर 13। डिनोमिनेटर जो था वो आपका क्या कर रहा था, x + 8 एक्सीड कर रहा था, तो 13 + 8 कितना हो गया, 21। तो जो टर्म आएगी आपके पास वो क्या होगी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 13/21। क्लियर, कोई डाउट, ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 7, 14 एंड 21 इज। इसमें आपका कुछ भी आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ बस एक कॉमन सेंस की बात है। 7, 14 और 21, इनको क्या करो, ये 4 ऑप्शन उठाओ और इनको डिवाइड कर दो, अगर जो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना वही आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो 98, आप देखो 7 से डिवाइड करोगे 98 हो जाएगा, 14 से करोगे हो जाएगा, लेकिन 21 से नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे इसको करोगे 17 से हो जाएगा, लेकिन 14 से नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको करोगे तो आपका ये 21 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये जो नंबर है ना ये आपका तीनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 98, क्या है, क्या कह रहा है ये, देखिए, द वैल्यू ऑफ 1/√3 8/0.000216 प्लस 3⁻0.000343, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है और कुछ भी नहीं है। 8/0.000216 प्लस 3⁻0.000343, ठीक है। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप 2 का क्यूब लिखते हो, 2 के क्यूब और उसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से हमें ये भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करना है, हम सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। सीधा डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 27 से, ये किससे होगा, 27 से, ठीक है, 27 से होगा। अब देखो ये क्या बचेगा, 1, ठीक है, 1/this ये बनेगा हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√0.03। 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 27, और ये रहा 3, और इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास, 3।
अगर 1 की पावर क्यूब करो, कुछ भी करो, 1 ही रहनी है वो तो हमेशा ही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.07 का क्यूब और उसकी पावर 1/3, क्योंकि इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट को हटा के हम हमेशा क्या लिखते हैं, स्क्वायर। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है 2, और इसको हटा के हम क्या लिखते हैं 1/2, यही लिखते हैं। तो जब 3 का आएगा हमारे पास तो हम उसको हटा के क्या लिखेंगे 1/3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 0.03 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 प्लस में 0.07। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल तो ये बच जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा 0.03 प्लस 0.07, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.1। ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकर टुक ए लोन ऑफ 25,000 फॉर परचेजिंग ए मशीन। हाउ मच अमाउंट विल बी repay after 1 year 6 months at annual rate of 12% when interest is accumulated annually। इंटरेस्ट क्या है, एनुअली हमें इसका इंटरेस्ट बताना है कब, जब अमाउंट कब पे करना है हमें 1.5 साल के अंदर करना है, यानी 1 साल 6 महीने, यानी 1.5 साल ही हो गया, 1.5 ईयर। एनुअल रेट क्या दे रखी है 12% दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम फॉर्मूला करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन में, जो हमारे पास अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला लगता है ना, हम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर हम P मान लेते हैं, P कितना लिया है 25,000। ठीक है, रेट क्या ले रखी है 12%, रेट क्या ले रखी है 12%। टाइम क्या ले रखा है, टाइम है 1 ईयर 6 मंथ, टाइम क्या है 1 ईयर 6 मंथ। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ को क्या लिख सकते हैं 6/12, यानी कि 1/2, यही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ईयर एंड हाफ ईयर। ठीक है, हाफ ईयर को हम क्या लिख सकते हैं 6 मंथ, यही लिखते हैं हम। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट को बोलते हैं P × 1 + R/100 की पावर n। n हमारा क्या होता है टाइम, n हमारा क्या होता है टाइम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P हमारा क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P हमारा क्या है 25,000 × 1 + R। 1 ईयर की R कितनी है हमारे पास 12, 1 ईयर की R हमारे पास कितनी है 12/100। ठीक है, 6 मंथ की, यानी कि 6 मंथ हाफ मंथ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं 1 + हाफ जो हमारा है, और हमारी रेट भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, हमारी रेट भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, /100। ठीक है, हाफ मंथ है तो रेट भी तो हाफ होगी ना। फुल मंथ में रेट हमारी कितनी है, फुल ईयर में जो रेट है वो 12% है, तो हाफ ईयर में रेट भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो 12 का क्या कर दिया मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 25,000 × ये क्या आ जाएगा 112। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 100 + 12 112/100। इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 12/200, यही लिखेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास 25,000 × 112/100 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 212/200, यही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम 212/200। ठीक है, अब हम करेंगे इसको डिवाइड, कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, 25 8 है 200, 25 10 जा 250। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम किससे करेंगे इसको 2 से कर दो, 2 5 = 10, 2 4 = 8। ठीक है, हो गया। यहाँ से हम करेंगे 4 दूनी 8, 4 8 32, हो गया। 528 एंड 212 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 29,680 रुपीज़। ठीक है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 100 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 100। राजन क्या करता है, राजन 2
छत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है, ठीक है। उसमें एक पंखे को 15% लाभ होता है और दूसरे को 8% हानि से बेचता है। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई, हमें ये बताना है। तो देखो 2500 रुपये हमें इसने क्या दे रखा है, पंखे की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये है 100 क्वेश्चन। तो इसने कॉस्ट प्राइस जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2500 रुपये ईच, ठीक है। प्रति पंखे की दर से वो खरीदता है। उसे प्रॉफिट यानी लाभ जो होता है वो प्रॉफिट होता है उसे 15% का, ठीक है। और लॉस जो उसे होता है दूसरे पंखे पर वो होता है 8% का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट और लॉस, एवरेज प्रॉफिट और लॉस। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं जब हमें दोनों तरफ प्रॉफिट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके, दोनों प्रॉफिट को ऐड करके प्रॉफिट 1 और 2 उसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमें एक प्रॉफिट है और एक लॉस है तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस हानि है तो माइनस का साइन डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8/2 कितना आ जाएगा, 7/2, दैट इज़ इक्वल टू 3.5। ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। देखिए क्या कह रहा है, 20 वर्कर है जो 8 दिन में गांव को साफ करते हैं, 20 वर्कर 8 दिन में गांव को क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब गांव को कम दिनों में साफ करवाना है तो सीधी सी बात है, हमें वर्कर्स की संख्या क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, m इंटू यानी मैन इंटू डेज इंटू आर इज इक्वल टू मैन 1 D1 इंटू R1, ठीक है। m हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है जो कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में। अब हमें मैंस निकालने हैं जो काम कर कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए, 5 दिन में। तो 20 इंटू 8/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, m1, ठीक है। तो 5 के 20, 4 8 32, यानी m1 हमें कितना चाहिए, 32 चाहिए। तो हमारा जो काम है वो 5 दिन में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 1/2 घंटे लगे, यानी कि 4.5 घंटे अगर उसे लगते हैं तो, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कार की चाल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी कि हमें क्या दी हुई है, औसत चाल जो है वो हमें क्या दी हुई है, औसत चाल जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम यानी समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है हमें 6 घंटे, 6 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस यानी दूरी का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, चाल गुना में समय, यही होता है। तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 6 यानी कि कितना, 360 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। नया टाइम जो है आपका, न्यू टाइम कितना है आपका, 4.5 घंटे यानी कि 9/2 आर, ये है आपका। स्पीड आपको क्या दी हुई है, स्पीड जो है आपकी वो कितनी है, 360, स्पीड क्या है आपकी, 360। तो हमें क्या बताना है, स्पीड दी हुई है, हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास हमें क्या है, वापस आते समय उसे कितना टाइम लगेगा, स्पीड हमें बतानी है यानी चाल हमें बतानी है, ये हमारी क्या है, दूरी। तो दूरी बटे समय बताओ, 360 डिवाइडेड बाय 9/2 यानी 360, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे, ये कितना आ जाएगा, 49 × 36, तो कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो कितना लगेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। तो गांव की वर्तमान संख्या क्या है। देखिए गांव की जनसंख्या क्या गिवन है हमें, गांव की जनसंख्या क्या है, 50,000, कितनी दी हुई है, 50,000।
पहले वर्ष में क्या हुई, वृद्धि की दर, वर्ष में वृद्धि की दर कितनी हुई है हमारे पास 5%, ठीक है। दूसरे वर्ष में कमी की दर आई है, वो कितनी है 10%। और तीसरे वर्ष में फिर से वृद्धि की दर क्या हुई है 4%, ठीक है। तो हमारे पास जो नई जनसंख्या आएगी, क्या आएगी, नई जनसंख्या, वो क्या होगी हमारे पास, वही हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम इंटरेस्ट वाले में लगाते हैं। क्या, इसको हम P मान लेते हैं, ये हो गई हमारी R1, ये हो जाएगी R2 और ये हो जाएगी R3, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। लेकिन अभी हमने देखा कि दूसरे वर्ष में तो क्या हुई है, कमी हुई है, तो प्लस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, माइनस। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 50,000, 1 प्लस 5/100, 1 माइनस 10/100। क्यों, क्योंकि दूसरे वर्ष में क्या हुई है, कमी की दर आई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस। और तीसरे वर्ष में फिर से वृद्धि हुई है, तो ये क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें, 50,000 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 में से 10 माइनस करोगे 90/100 और 104/100, 104/100, ठीक है। 2 हो गया, ठीक है। आ गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या आएगा, अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 50, और 5 से करोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। और 10 9 जा 90, इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 49140। ये आपका क्या आएगा आंसर, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं, अगर हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, फिगर में बताया कि P और Q दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, किस पर, एक्स लाइन पर। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स पर। जो एंगल हमें दे रखा है 95 डिग्री और दूसरा एंगल हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक लाइन दी हुई है, ठीक है, उस पर दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, इसका नाम है क्या P और इसका क्या नाम है Q। एक हमें ट्रांसवर्सल दी हुई है जो हमें 95 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये 30 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री का एंगल। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और एक ही लाइन पर सेम एंगल्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एकांतर अंत्य कोण। तो ये एंगल क्या होगा, ये 95 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 95 डिग्री। अब हमें पता है एक लाइन पर जो टोटल एंगल होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस 95 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू x। तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 125 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा फर्स्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। इसमें क्या है, दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल FDC, यानी कॉन्ग्रुएंट है। AB किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर, एंगल B 40 डिग्री, एंगल A हमें क्या दे रखा है 80 डिग्री। तो हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो हमें क्या दे रखी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC, और दूसरी ट्रायंगल हमें क्या दे रखी है, ट्रायंगल FDE। ये हमें क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये हमें क्या दे रखा है एंगल A 80 डिग्री, एंगल B हमें क्या दे रखा है 40 डिग्री। सबसे पहले तो हमें पता है किसी भी कोई भी ट्रायंगल है उसके एंगल का सम क्या होता है, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A और B हमें दे रखा है 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी एंगल C कितना आ गया 60 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FDE,
ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो क्या होंगे, साइड भी सेम होंगी, यानी ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा किसके, एफ डी के, बी सी इक्वल होगा डी ई के, ठीक है, डी ई के, और क्या होगा ए सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ के। तो ए ई हमें क्या दे रखे है 5 सेंटीमीटर, एफ डी हमें क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल भी सेम है, एंगल भी क्या है सेम दिए हुए हैं, तो एंगल ए एंगल एफ 80 डिग्री, एंगल बी 40 है तो डी भी 40, अगर एंगल सी 60 है तो ई भी 60, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी एफ इज इक्वल टू एफ डी या डी एफ एक ही बात है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ई जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। ये क्या कह रहा है, 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत में शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इसमें खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई क्या होगी, बढ़ी हुई ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि क्या है देखो 106 क्वेश्चन, इसने क्या दिया हुआ है, एक हमें खेत दिया हुआ है, ये खेत हो गया, ठीक है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर एक गड्ढा इन्होंने खोदा है, ठीक है। अब इस गड्ढे में से जो मिट्टी निकली है वो यहाँ फैला दी गई है, तो हमें ये जो मिट्टी फैलाई हुई ना इसका वॉल्यूम बताना है। अब मिट्टी फैलाएंगे तो ऊंचाई आएगी, ऊंचाई आती है तो उसका क्या मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले हम इस खेत का एरिया निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, कितनी दे रखी है 588 इंटू 50, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 29400, ठीक है। अब हम एरिया किसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इस डिग का, इसका किसका निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे हम किसका, एक डग का एरिया, वही लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हमारे पास कितना आएगा 30 इंटू 20, कितना आएगा 600, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये तो निकाल दिया इसकी मिट्टी निकाल दी, तो हमारे पास क्या बचेगा 2, इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 28800 यही बचेगा। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है इसकी ऊंचाई, जो ये मिट्टी इसके अंदर फैला दी गई है, ये जो हमारे पास खेत था, फिर हमने एक डग यहाँ पे खोदा है तो उसकी मिट्टी निकाल के यहाँ फैला दी गई है, उस मिट्टी का हमें क्या बताना, वॉल्यूम बताना। तो वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम में हमेशा हाइट की बात होती है, तो वॉल्यूम क्या आएगा एरिया इंटू हाइट, किसका खेत का एरिया कितना आया है, टोटल एरिया कितना आया हमारे पास ये, तो ये कितना आ जाएगा 28800 इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो हमने गड्ढा खोदा है उसका, तो वो क्या था हमारे पास L इंटू बी इंटू हाइट, यानी 30 इंटू 20 इंटू 12 यही था। तो यहाँ से हाइट हम निकालेंगे क्या आएगा 30 इंटू 20 इंटू 12 बाय 28800 1 इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अब हमें आंसर किस में दे रखा है, हमें दे रखा है मीटर में भी दे रखा है, सेंटीमीटर में भी दे रखा है, ठीक है। तो हाँ अगर हम इस मीटर के सेंटीमीटर बनाते हैं, अगर इस मीटर के सेंटीमीटर बनाते हैं तो क्या होगा, सेंटीमीटर बनाने के लिए 0.25 इंटू 100, ठीक है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 25/100 इंटू 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए वो क्या है, ये रहा, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर बुझा के कितने घन रखे जा सकते हैं, ठीक है, कितने घन रखे जा सकते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है घनाभ, हमें क्या दिया हुआ है घनाभ दिया हुआ है, उसकी लंबाई हमें क्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ क्या दे रखी है 54 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या दे रखी है 54 सेंटीमीटर दे रखी है हमें,
और हाइट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यही दे रखी है। तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो 60 इंटू 54 इंटू 30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 97200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या होता है क्यूब में होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि इस घनाभ के अंदर ना n नंबर्स क्या रखे जाएंगे, घन रखे जा सकते हैं, घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन हमें क्या दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब, भुजा की क्यूब। तो भुजा क्या दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 216 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, आयतन हो जाएगा n इंटू 216 सेंटीमीटर क्यूब। n क्या है, नंबर ऑफ घन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, जो आय था आपके पास वो क्या था n इंटू 216, और ये हमारा कितना निकला 97200 इज इक्वल टू n इंटू 216। n की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू n। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 450। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मंदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय किए गए। क्या कह रहा है, देखिए एक पाई चार्ट में दिया हुआ है कि एक कमरे के निर्माण में इतना खर्च हुआ है। ठीक है, यदि कमरे के निर्माण में 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर कितने लगते हैं। देखिए सीमेंट पे 72 डिग्री, ईंटों पे 54 डिग्री, लोहे पर 36 डिग्री और बाकी जो भी मटेरियल आया या अन्य खर्चा हुआ उस पर 108 डिग्री लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मजदूरी पर कितना लगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सर्कल में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, टोटल एंगल आपका क्या होता है, टोटल एंगल आपका क्या होता है, टोटल एंगल आपका क्या होता है 360 डिग्री। तो मजदूरी का जो एंगल निकलेगा, मजदूरी का जो एंगल निकलेगा वो 360 डिग्री में से क्या हो जाएंगे माइनस, कौन कौन से हो जाएंगे, सीमेंट का 72 डिग्री, ईंटों का 54 डिग्री, लोहे का 36 डिग्री और अन्य का 108 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस के 270 डिग्री, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किस पर, कुल व्यय मजदूरी पर, कुल व्यय मजदूरी पर। तो टोटल खर्चा कितना था वो क्या आ जाएगा, कुल खर्चा। ठीक है, और पर्टिकुलर डिग्री, जो पर्टिकुलर डिग्री जो हमारी निकली है वो क्या होगी, पर्टिकुलर जो डिग्री हमारी होती है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल डिग्री, टोटल डिग्री। ठीक है, कुल खर्चा कितने का हुआ 2 लाख का, कितने का हुआ 2 लाख का। पर्टिकुलर डिग्री क्या है 90, टोटल डिग्री कितनी है 360। ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 90 चौके 360। ठीक है, और 4 पंजे 20, 1 2 3 4, यानी टोटल खर्चा कितने का आया इस पर 50,000 का। यानी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है 110, 110 जो है आपका, ये आपका था 109 का। ठीक है, ये आ गया 110 का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, एक थैले में कुछ लाल गेंदे हैं कुछ हरी है। लाल तो हमें पता है 15 है, लेकिन हरी हमें नहीं पता कितनी है। लेकिन हरी जो बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना वो 1/6 है। तो हमें क्या बताना है, हरी गेंदों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आपके, हमारे पास क्या है रेड बॉल्स, यानी कि लाल जो बॉल्स हैं, गेंद हैं
वो कितनी है 15। मान लेते हैं कि जो हरी बॉल्स है ना, मान लेते हैं जो हरी गेंद है, नंबर ऑफ हरी गेंद को हम एन ऑफ ई से डिनोट कर देते हैं और हम ले लेते हैं कितनी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी है। टोटल जो बैग्स में जो टोटल गेंद होगी ना, यानी कि टोटल गेंद जो होगी बैग के अंदर, बैग में टोटल गेंद कितनी होगी, लाल भी होंगी हरी भी होंगी, यानी कि 15 + x यही होंगी। ये क्या होगी हमारी टोटल गेंद, इसको हम एन एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हरी बॉल है ना, हरी बॉल जो हरी गेंद है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनकी जो क्या है प्रायिकता है वो कितनी है 1/6, यानी P ऑफ E से डिनोट कर दूँ मैं इसको 1/6, ठीक है। हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी नंबर ऑफ ग्रीन गेंद, ठीक है, और टोटल नंबर, यही होती है प्रोबेबिलिटी, यही तो होती है, जितनी भी गेंद निकलती है टोटल बॉल्स में से निकलती हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या दे रखी है 1/6, नंबर ऑफ ई हमें क्या दे रखा है x, ठीक है। टोटल गेंद कितनी है 15 + x, यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 + x = 6x, यही आएगा। 15 + x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6x। x वाली टर्म को एक साइड ले लो तो 6x, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। 15 = कितना आ जाएगा 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5 = x, यानी कि 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई 3, यानी जो आपके पास हरी गेंदें हैं वो कितनी होंगी आपके पास 3, हरी गेंदें कितनी होंगी आपके पास 3। देखो इसको डिफाइन करके भी देख सकते हो कि x/15 + x, यानी x कितना आया 3, 15 + x यानी कि 3 कितना आ गया 3/18। प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1/6, तो 1/6, यानी कि आंसर हमारा क्या है ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ये आपके क्वेश्चंस थे मैथ्स के जो कंप्लीट हो गए हैं रीड पेपर के, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।